मकोटो एक बदसूरत अनाथ बच्चा था जो अपने स्टेपफादर के साथ एक दुखद और कठिन जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब एक मॉन्स्टर उसके स्टेपफादर को मार देता है और इसी घटना के बाद मकोटो की वो शक्ति जाग जाती है जिससे वो दुनिया के हर मॉन्स्टर को खत्म कर सकता है। हालांकि इससे पहले कहानी में मॉन्स्टर्स ने पूरे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पर राज किया हुआ था और इंसानों ने अपनी आखिरी कोशिश के रूप में ऊंची दीवारें बनाई, गहरे खंदक खोदे और लड़ाई के लिए वॉरियर्स को ट्रेन किया। लेकिन एक दिन सब कुछ तब बदल गया जब लंबे बालों वाला एक अजनबी उस किंगडम में पहुंचा और एक लड़की की अचानक मुलाकात एक अजनबी से होती है जिसका नाम मकोतो है और उसकी लड़कियों जैसी शक्ल की वजह से वो उसे एक फीमेल ट्रेवलर समझ बैठती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे ग्रुप में एक दोस्त होता है। और वो लड़की मकोतो को गार्ड्स को ट्रिक करने के लिए कहती है कि वो झूठ बोल दे कि एक लड़की उस रास्ते से भागी है और मकोटो मान जाता है और गार्ड्स को गलत रास्ता बता देता है जिससे वो लड़की पकड़े जाने से बच जाती है। और गार्ड्स के चले जाने के बाद लड़की झाड़ियों से बाहर आती है और अपना नाम सैली बताती है और वो मकोटो की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे अपने साथ कैसल चलने का ऑफर देती है और वहाँ पर वो उसे फ्री खाना और ठहरने की जगह देने की पेशकश करती है और बदले में वो उसकी एडवेंचर और ट्रेवल्स की कहानी सुनना चाहती है। और अगले दिन सैली मकोटो से मिलने उसके रूम में जाती है और जैसे ही वो अंदर जाती है और उसे ये देखकर हैरानी होती है कि मकोटो पहले से काफी दुबला पतला लग रहा है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब उसे पता चलता है कि मकोटो लड़की नहीं बल्कि लड़का है। और इसी बीच कैसल में किंग और एक अजनबी के बीच में मीटिंग होती है और जल्दी ही वो अजनबी अपनी असली पहचान बताता है। वो एक ओगर है, यानी एक तरह का सुपर नेचुरल क्रिएचर, और वो किंग से कम हर महीने 30 लोगों की बलि मांगता है। और जब एक बहादुर नाइट उसकी इस मांग को चुनौती देता है तो ओगर पल भर में उसका सर धड़ से अलग कर देता है और इसके बाद वो काफी नॉर्मली कहता है कि ये मौत उसकी ट्रिब्यूट लिस्ट में नहीं गिनी जाएगी। और ओगर जैसे ही राजा के दरबार से बाहर निकलता है वो मकोटो को कोर्टयार्ड में खड़ा देखता है और उसे तुरंत मकोटो पहचान में आ जाता है और वो बेचैनी महसूस करने लगता है। और वही दूसरी ओर मकोटो जो सैली के साथ बात कर रहा होता है वो अचानक ओगर की प्रेजेंस को महसूस करता है और वो तुरंत सैली से माफी मांगता है और बातचीत बीच में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और सैली को समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन अब मकोटो ओगर का पीछा करने निकल पड़ता है ये जानने के लिए कि उसकी असली मकसद क्या है और शायद उसे और तबाही मचने से रोक सके। और कैसल के अंदर हड़कंप मच जाता है और हर कोई यही सोच रहा होता है कि इस नए खतरे से कैसे निपटा जाए। और इसी बीच किंग सैली के पास आता है और कहता है कि अब यहाँ रुकना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है और वो उसे सलाह देता है कि वो एक जर्नी पर निकल जाए दूध लेने के लिए, वैसे ही जैसे उसके फादर किया करते थे। और तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज कैसल के बाहर से आती है और सैली चौकन्नी हो जाती है और ये जानने के लिए दौड़ पड़ती है कि आखिर हो क्या रहा है। और बाहर के मैदान में सैली पहली बार असली ओगर्स को देखती है और उन्हें देखकर वो उनके पास खींची चली जाती है और मैदान में उसे एक ओगर्स का ग्रुप दिखता है जिसमें याकी शामिल है जो किंग से मिला था और मोकी जो पूरे हॉट का लीडर है। और याकी मोकी को बताता है कि अब उनकी प्लानिंग काम नहीं करेगी क्योंकि जिसने याकी के देश को तबाह किया था वो इस कैसल के अंदर है। और तभी अचानक मकोटो सामने आ जाता है और मोकी उसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो उसके ऊपर हमला कर सकता है। और जैसे ही मोकी हमला करने वाला होता है तभी सैली वहाँ पर पहुंच जाती है और जोर से चिल्लाकर मकोटो को वहाँ से हटने के लिए कहती है और मोकी और मकोटो का आमना सामना होता है और मोकी उसे बाएं हाथ से पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन मकोटो फुर्ती से उसका हाथ काट देता है सेल्फ डिफेंस में। और इसके बाद मकोटो पूरे हॉट पर जोरदार हमला कर देता है और उसकी आंखों में साफ खून की प्यास दिखाई देती है और आखिरकार वो घायल मोकी के पास पहुंचता है। और जब उससे उसकी पहचान पूछी जाती है तो मकोटो जवाब देता है, मैं एक मामूली ट्रेवलर हूँ जो ओगर्स का शिकार करता है। और कैसल के गेट पर सैली उदास खड़ी होती है। हालांकि मकोटो ने सैली के किंगडम को बचा लिया था लेकिन जिस तरह से उसने लड़ाई की वो बहुत डरावना था। और तभी अचानक एक डॉग मकोटो के पास आकर खड़ा हो जाता है जैसे उसे सिग्नल दे रहा हो कि अब उसे आगे बढ़ जाना चाहिए। और सैली जो अभी भी मकोटो से बहुत कुछ जानना चाहती है जैसे उसके ट्रेवल्स और ओगर्स के बारे में, और वो उसका पीछा करने की कोशिश करती है लेकिन जमीन पर मरे पड़े ओगर्स को देखकर रुक जाती है और घृणा से घुटनों के बल गिर पड़ती है। और मकोटो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और सैली उसे पुकारती है पर तभी उसे एहसास होता है कि मकोटो तो 1 महीने पहले ही जा चुका है और तब से वो हर रात उसका सपना देख रही थी। और अपने दिल को मजबूत करके सैली अपने फादर के पास जाती है और घोषणा करती है, मैं अब तैयार हूँ दूध लेने के लिए निकलने को। और उसके फादर मुस्कुराते हैं, ब्लेसिंग देते हैं और कहते हैं अपना ख्याल रखना। और सैली की असली एडवेंचर अब शुरू होती है जब वो रास्ते के बीचों बीच पड़े हुए एक रैबिट मैन को देखती है। और शुरू में वो दूर रहती है लेकिन फिर वो उस रैबिट मैन का पेट जोर से गुड़गुड़ाते हुए सुनती है और ऐसा लगता है कि मानो उसे भूख लगी है। और तुरंत सैली अपने बैकपैक से एक गाजा निकालती है और उसे देती है और वो रैबिट मैन अपने आप को फ्रा के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। और सैली हैरान होती है क्योंकि उसने पहले कभी किसी डेमी ह्यूमन को नहीं देखा था। हालांकि सैली थोड़ी हिचकिचाती है और फिर भी फ्रा उसकी पीछा करने लगती है और अब वो दोनों पास के गाँव की ओर साथ सफर करने लगते हैं। और गाँव पहुँचते ही एक लोकल निवासी उनको देखता है और जैसे ही वो देखता है कि सैली के साथ एक डेमी ह्यूमन है तो वो गुस्से से कहता है, फ्रा यहाँ से चले जाओ। और सैली गाँव के रूल्स के बारे में सोचती है और फ्रा से अलग हो जाने का मन बनाती है लेकिन तभी उसे मकोटो से हुई अपनी मुलाकात याद आती है और वो फैसला करती है कि वो फ्रा के साथ ही रहेगी उसे गांव में घुलने मिलने में मदद करने के लिए। और सैली उसे अपनी रेनकोट दे देती है ताकि वो ज्यादा ध्यान न खींचे।
और अब फ्रा कम नोटिसेबल लग रही है और दोनों फिर से गाँव में एंटर करते हैं कुछ खाने और रुकने की जगह की उम्मीद में। और किस्मत से उनको गाँव का हेड मिल जाता है जो उनका स्वागत करता है और उन्हें खाना और रहने की जगह देता है। और सैली और गाँव के हेड साथ बैठकर डिनर करते हैं जबकि फ्रा एक रूम में रेस्ट कर रही होती है। और डिनर के बाद गाँव का लीडर सैली को बताता है कि उनका गाँव कितनी मुश्किलों से गुजरा है, खासकर ओगर्स नाम के खतरनाक क्रीचर्स की वजह से। लेकिन फिर वो ये भी बताता है कि एक रहस्यमय अजनबी ने उन सभी ओगर्स को हरा दिया था। और वो ये भी जिक्र करता है कि मकोटो जिसे सैली जानती थी वो बस 2 हफ्ते पहले ही उस गाँव में आया था। और खाना खत्म होने के बाद लीडर सैली को उसके रूम तक छोड़ने जाता है और रास्ते में डेमी ह्यूमन जैसे फ्रा के बारे में अपने नेगेटिव सोच को जाहिर करता है। और वो कहता है कि ये लोग इविल डीमन से अलग नहीं हैं और इंसानों के दुश्मन हैं। और उसी सुबह एक जोरदार धमाके की आवाज से सैली की नींद खुलती है और वो देखती है कि गांव पर एक डीमन ने हमला कर दिया है। और डर के मारे वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाती और उसे लगता है कि अब उसकी मौत पक्की है। और तभी फ्रा बहादुरी से बाहर निकलती है और उस डीमन को केवल 2 पावरफुल किक से हरा देती है। और सैली फ्रा को उसकी जान बचाने के लिए आभारी होती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। और फ्रा मुस्कुराकर कहती है कि उसे लगता है कि सैली बहुत दयालु है और वो आगे भी उसके साथ सफर करना चाहती है। और अगली सुबह गांव का लीडर सैली और फ्रा से कहता है कि अब उन्हें गांव छोड़ना होगा। और जाते जाते फ्रा गांव के लीडर को उस गाजर को देने के लिए शुक्रिया अदा करती है जो उसने पहले उसे दी थी। और ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। और जैसे ही वो गांव से निकलते हैं उन्हें घेर लिया जाता है और फिर पकड़ लिया जाता है रिंडोम नाम की सैनिकों की पलटन के द्वारा। और सैली और फ्रा को एक छोटे से सेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हॉटहॉन जिएदर जो कि रिंडम नाइट्स का कमांडर है वो आकर उनको आजाद कर देता है। और दोनों इस बात से नाराज होते हैं कि उनको बिना खाना दिए सवाल पूछे गए। और वो हॉथन को मनाने की कोशिश करते हैं कि जाने से पहले उनको कुछ खाने को दिया जाए। और बाजार के पास से गुजरते समय एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके की बजाय एक विशाल वॉरिस ओगर था जिसका नाम सेथ था। और हॉथन तुरंत सैली से कहता है कि उन्हें वहाँ से भागना होगा। लेकिन सैली डर की वजह से जम जाती है और उसके चारों ओर एक अजीब सी चमक फैलने लगती है। और इसी बीच फ्रा बहादुरी से उस ओगर का सामना करती है और सैली से कहती है कि वो भाग जाए। लेकिन तभी वो ओगर फ्रा को पकड़ लेता है और जमीन से ऊपर हवा में उछाल देता है। और फ्रा अभी भी हवा में थी और सैली उसे हिम्मत देती है, हार मत मानो, लड़ाई जारी रखो। और तभी जब लग रहा था कि ओगर दोनों को चोट पहुंचाएगा और तभी कुछ चौंकाने वाला होता है और ओगर का हाथ कट जाता है। और उसी समय एक रहस्य सामने आता है कि मम्मा टारो पुराने कहानी में जो पीच नदी में बहकर आई थी वो अकेले जादुई पीच नहीं थी। और अब सीन चेंज होता है और बेकी एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठी होती है और पास के फूलों के बीच उड़ते बटरफ्लाइज को देखकर मुस्कुराती है। और अचानक एक रहस्यमय शख्स पेड़ के पीछे से सामने आता है और उससे पूछता है तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो। और बेकी चौंक जाती है क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई और भी वहाँ पर मौजूद है। और थोड़ी बोरियत महसूस करते हुए बेकी उस अजनबी के साथ खेलने का मन बना लेती है। और जब मकी बेकी का ऑल्टरनेट नाम और अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है तो अजनबी पूरा पेड़ ही 2 हिस्सों में काट देता है। और ये देखकर वो हैरान रह जाती है। और फिर वो अजनबी खुद को पेश करता है और कहता है कि वो भी खेलना चाहता है। और वो पूछता है कि क्या पहले हुए धमाके की जिम्मेदार बेकी है। लेकिन वो कहता है कि वो तब तक उसे हराना नहीं चाहता जब तक उसकी पावर पूरी तरह रिकवर न हो जाए। और इसलिए वो कुछ देर बातचीत करने का सुझाव देता है। और इसी बीच रिमडार के किंगडम में सैली की काफी लड़ाई चल रही होती है सेथ के साथ जो एक विशाल वॉलरस ओगर है। और सेथ बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि उसे एक ही दिन में 2 मजबूत ओपोनेंट से लड़ने का मौका मिल रहा है। और वो सैली पर जोरदार हमला करता है और उसे एक पंच से मारने की कोशिश करता है। लेकिन सैली चतुराई से उसके अटैक को रोक देती है। और अब वापस जंगल में बेकी उस गिरे हुए पेड़ के तने के पास बैठी होती है जो कि उस अजनबी ने 2 हिस्सों में काट दिया था। और क्यूरियस होकर वो पूछती है क्या तुम वही मशहूर डीमन हंटर हो जो अपने सफर में ओगर्स को हराता है। और अजनबी ये सुनकर चौंक जाता है कि बेकी को उसके बारे में कैसे पता चला। और फिर वो बेकी से पूछता है आखिर इस शहर पर ओगर्स ने हमला क्यों किया। और बेकी जवाब देती है इंसानों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए हैं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। और बेकी बताती है कि इंसानों ने एक कैसल बनाने के लिए पत्थरों और पेड़ों का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से वो उनके जैसे क्रिएचर्स के दुश्मन बन गए हैं। और वो अजनबी उस पर आरोप लगाता है कि वो सब बदला लेना चाहती है क्योंकि उसकी जमीन उससे छिन गई है और वो अब गुस्से में है। और 5 मिनट बाद बेकी की शक्तियाँ पूरी तरह लौट आती है और अब वो उस अजनबी को खतरा समझते हुए उस पर हमला करने का फैसला करती है। पर वो अजनबी बस हंसता है और उसे चुनौती देता है चलो आओ देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। और उधर शहर में सेट फिर से सैली का सामना करता है और उसे लगता है कि सैली उसके लिए एक बड़ा खतरा है। और वो अपना सबसे शक्तिशाली अटैक क्यू लॉन्च करता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सैली उस हमले से बच जाती है और सैली को शायद धमाके के बारे में कुछ पता नहीं चलता। लेकिन वो चारों तरफ देखती है और वो ये ठान चुकी है कि सेट को किसी और को नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। और वो अपनी तलवार निकालती है और बिजली की रफ्तार से हमला कर देती है और आखिरकार सेट को हरा देती है। लेकिन ये लड़ाई उस पर भारी पड़ती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। और इधर मकोटो फैसला करता है कि वो बेकी के लिए ज्यादा परेशानी नहीं करेगा और इसलिए वो अपने कटाना से अपने पैर को घायल कर लेता है। और फिर बेकी से कहता है कि वो उस पर अपना ओगर बीम चलाए। लेकिन अजीब बात यह होती है कि मकोटो इस खतरनाक हमले से भी बच जाता है। और अब कहानी में मोड़ आता है। मकोटो अचानक बेकी को जमीन पर गिरा देता है और कहता है मेरा नाम मकोटो कबुत्सु
दोस्त है और मैं तुम्हारे जैसे ओगर्स का जाति दुश्मन हूँ। और फिर वो एक क्रूर हरकत करता है और वो बेकी का सिंग काट देता है और उसकी एक आंख में अपनी कटाना घुसा देता है, जो कि उसकी प्रजाति की पावर सोर्स होती है। लेकिन अचानक वहाँ पर एक डॉग प्रकट होता है और मकोटो से पूछता है तुमने उसे मारा क्यों नहीं। तो मकोटो सिंपली जवाब देता है अब उसके पास कोई ताकत नहीं है और अब वो बस एक आम इंसान की तरह है और यही मेरी सजा है उसके लिए। और उस दिन जब सूरज डूब रहा होता है, एक रहस्यमय पर्सन आता है और कहता है मैंने उसे ढूंढ लिया है जिसे मैं तलाश रहा था। और इधर सैली की आंखें खुलती है और वो देखती है कि फ्रा उसके बगल में बैठी है और फ्रा मुस्कुराकर कहती है मैंने उस ओगर को हरा दिया, उस डरावने क्रिएचर को। और फिर हॉथन आता है और सैली को उसकी तलवार लौटाता है और फिर वही बात दोहराता है जो हेयर फॉल ने पहले कही थी। और तभी हॉथन उनको अपने पीछे आने के लिए कहता है और वो सभी एक सेल में पहुंच जाते हैं और सैली और फ्रा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन हॉथन उन्हें क्लियर करता है कि वो कोई प्रॉब्लम में नहीं है और वो उन्हें एक लड़की दिखाता है जो सेल में सोई हुई है और वो बताता है कि शायद वो भी एक ओगर है। और वो सैली और फ्रा से कहता है कि वो सेल में रुके और उसकी निगरानी करे और फिर हॉथन वहाँ से चला जाता है। और तभी फ्रा सैली को एक इम्पोर्टेंट बात बताती है और वो कहती है कि वो लड़की असल में सोने का नाटक कर रही है। और फ्रा फिर बेकी से पूछती है कि क्या वो उसे पहचानती है, लेकिन बेकी कहती है कि वो सिर्फ एक ओगर है। और तभी वो फ्रा पर हमला करने की कोशिश करती है पर जल्दी ही उसे एहसास होता है कि उसकी ताकत चली गई है और ये सब हुआ उस लड़के मकोटो की वजह से। और मकोटो का नाम सुनकर सैली बेकी से कहती है कि वो मानती है कि वो एक ओगर है, लेकिन चेतावनी भी देती है कि अगर गार्ड्स को पता चला तो उसे तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और बेकी कहती है कि उसे मरना मंजूर है और ये सुनकर सैली को गुस्सा आ जाता है। तो सैली फ्रा को ऑर्डर देती है कि वो यहाँ से भागने में उसकी मदद करे। और इसी बीच एक गार्ड दौड़ता हुआ हॉथोंग के कमरे में आता है और कहता है कि प्रिजनर भाग गई है और ऐसा लग रहा है कि सैली और फ्रा ने उसकी मदद की है। और दूसरी ओर सैली और फ्रा को नाइट से भागते हुए देखा जाता है और सैली जैसे ही दौड़ रही होती है अचानक हॉथोंग अपने घोड़े पर आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक नाइट है और उसका ये कर्तव्य है। और तभी अचानक फ्रा उसे एक जोरदार किक मारती है और हॉथोंग उससे पूछता है कि क्या उसे समझ है कि वो क्या कर रही है। और फ्रा जवाब देती है वो तो बस जितनी जल्दी हो सके भागना चाहती है क्योंकि उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है। और उसी समय एक नाइट अपने कैप्टन को रेंज देने जाने वाला होता है, लेकिन तभी कुछ इनक्रेडिबल होता है और अचानक पूरा शहर एक धमाके में तबाह हो जाता है और हर कोई पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। हॉथोंग जब अपने शहर को बर्बाद हो चुका देखता है तो वो वहीं पर घुटनों के बल गिर जाता है। और उसी समय सुनकी प्रकट होता है और कैरेट से कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए आया है क्योंकि उसने बैकअप मांगा था और सैली पर हमला होने ही वाला होता है। और तभी अचानक एक आवाज आती है जो सनकी को रुकने का ऑर्डर देती है और वो आवाज चेतावनी देती है कि अगर सैली को नुकसान पहुंचाया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। और पता चलता है कि सनकी को उसकी टीम की ओर से वापस बुलाया जा रहा है और सैली जल्दी से हॉथोंग की हालत संभालती है और समझाती है कि अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा। और हॉथोंग इस बात के लिए सहमत हो जाता है और सुझाव देता है कि उन्हें पास वाले अगले शहर की ओर बढ़ना चाहिए। और कैरेट भी उनके साथ चलने का फैसला करती है और बताती है कि एक और शहर पास ही में है जहाँ पर वो पैदल पहुँच सकते हैं। और जब उनका ग्रुप आखिरकार नए शहर में पहुँचता है तो उन्हें वहाँ पर जरा भी स्वागत नहीं मिलता और वो एक जगह रुकने की कोशिश करते हैं और एक इन में जाते हैं, लेकिन इनकीपर शुरू में उनको रुकने नहीं देता। हालांकि वो जैसे ही हॉथोंग को पहचानता है उसका रवैया बदल जाता है और हॉथोंग सैली को कुछ खाना खरीदने के लिए अपना बटुआ देता है। और जैसे ही सैली पैसे लेती है वो नोटिस करती है कि हॉथोंग अब पहले से काफी शांत और नॉर्मल लग रहा है। लेकिन सैली के इनसे निकलते ही हॉथोंग अचानक जमीन पर गिर जाता है और चिंतित कैरेट पूछती है कि क्या परेशानी है। और हॉथोंग अपनी बेबसी और अपनी कमजोरी की बात जाहिर करता है और साथ में मौजूद फ्रा उसे सहारा देती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे हौसला देती है। और खुद को शांत करने के लिए हॉथोंग इनके बाहर टहलने निकल जाता है और इसी दौरान ये सामने आता है कि फ्रा ही वो थी जिसने कैरेट को उसका नाम दिया था। और इधर सैली की मुलाकात अचानक मकोटो से हो जाती है और वो खुशी से भर जाती है और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। और सैली इस बात को लेकर उलझन जाहिर करती है कि अलग अलग जातियों के बीच इतनी नफरत और भेदभाव क्यों है। और इस पर मकोटो जवाब देता है कि ये सब डर और इग्नोरेंस की वजह से होता है। और भी दूसरी ओर सुमोरागी सनकी से कहता है कि अच्छा हुआ उसने उसे समय रहते रोक लिया, वरना प्रिंसेस उसे मार डालती। और ये सुनकर सनकी को गुस्सा आ जाता है और वो सुमोरागी से पूछता है कि ये ऑर्डर उसे किसने दिया। और सुमोरागी जवाब देता है पहला। और अब कहानी वापस लौटती है सैली और मकोटो की ओर और सैली मकोटो से पूछती है कि क्या वो उसके साथ सफर पर चलेगा ताकि वो मिलकर अलग अलग जातियों के बीच जो भेदभाव है उसके खिलाफ लड़ सके। लेकिन मकोटो ये ऑफर ठुकरा देता है और वो कहता है कि उसके लिए अकेले सफर पर चलना ज्यादा आसान और बेहतर है। और इसके बाद हॉथोंग इनके सामने खड़ा होता है और तभी एक लड़की सोल्जर आती है और उसे गले लगा लेती है। और अब सैली इनमें वापस आती है और वहाँ एक और शख्स को देखती है और वो जल्दी से मान लेती है कि वो कोई लड़की है। लेकिन हॉथोंग उसे सही करता है और बताता है कि वो एक लड़का है जिसका नाम बैरेट है। और सैली खुद का और बाकी ग्रुप का परिचय देती है और तभी उसे पता चलता है कि फ्रा ने उस ओगर लड़की का नाम कैरेट रखा है। और तभी हॉथोंग बैरेट से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ और बैरेट बताता है कि उसे अचानक जंगल में पहुंचा दिया गया था। और उसकी कहानी सुनकर हॉथोंग अंदाजा लगाता है कि शायद विच ऑफ द वेस्टर्न फॉरेस्ट
फॉरेस्ट ने उसे वहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया होगा। और उसी समय एक लड़की जो रोब पहना हुआ है उसे सैली को एक मैजिकल ऑर्ब से देखते हुए देखा जाता है। और उसी रात सुमोरागी और कैरेट जंगल में बातचीत करते हैं और सुमोरागी कैरेट को एक प्रस्ताव देता है कि अगर वो चाहे तो अपने ओगर लोगों के पास लौट सकती है, लेकिन एक शर्त पर उसे उसके लिए जासूसी करनी होगी और ग्रुप की एक्टिविटी की जानकारी उसे देनी होगी। और बाद में सुमोरागी सिस्टर मिलिया से मिलता है और उससे एक मदद की गुजारिश करता है। और इसी बीच सैली और उसका ग्रुप एक विशाल ट्री हाउस के सामने खड़े होते हैं और जैसे ही ग्रुप उस घर के अंदर एंटर करता है वो हैरान हो जाते हैं कि कोई इतना बड़ा और पुराना पेड़ अपने घर और बार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और अचानक विनी पीछे से आती है और बताती है कि वो तो उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और हॉथोंग विनी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसकी दोस्त की जान बचाई थी। और वो पूछता है कि वो वहाँ क्यों थी और विनी बताती है कि वो बस किताब पढ़ रही थी और जब उसे आसपास कुछ अजीब से महसूस हुआ और हॉथोंग का दोस्त सबसे पास था तो उसने उसकी मदद की। और क्यूरियस होकर सैली विनी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपनी कुछ मैजिकल एबिलिटीज दिखाए और इसके जवाब में विनी एक छोटा सा मैजिकल शो करके दिखाती है। और इससे सैली बहुत इंप्रेस होती है और हिम्मत करके विनी से पूछती है कि क्या वो उसे मैजिक सिखा सकती है। और विनी पहले तो हिचकिचाती है क्योंकि वो आमतौर पर किसी को मैजिक सिखाती नहीं है, लेकिन फिर वो महसूस करती है कि सैली पर भरोसा किया जा सकता है और वो कभी धोखा नहीं देगी। और विनी समझाती है कि कोई भी मैजिक सीख सकता है, लेकिन जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। और विनी सैली को मैजिक सिखाने से पहले कुछ शर्तें रखती है। पहला यह है कि सैली इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगी और सैली को बिना सवाल किए वो सब करना होगा जो विनी कहेगी। और तीसरी शर्त यह है कि सैली को विनी को 1 मिलियन कॉइन देने होंगे, लेकिन सैली के पास इतने पैसे नहीं होते। हालांकि विनी उसे डिस्काउंट देने के लिए भी तैयार होती है और फिर भी वो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और थोड़ा निराश होकर सैली अब हॉथोंग से मदद मांगती है और वो चाहती है कि वो उसे स्वॉर्ड चलाना सिखाए। और हॉथोंग इस बात के लिए मान जाता है और तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर देता है। और जल्दी ही उसे महसूस होता है कि सैली की स्वॉर्ड स्किल अभी बहुत बेसिक है। हालांकि सैली उससे छोटी है फिर भी वो ताकत से जीतने की कोशिश करती है जो उसकी ताकत और साइज के हिसाब से इफेक्टेड नहीं है। और उसे समझदारी से काम लेना होगा और ऐसी रणनीति अपनानी होगी जो उसके शेड्यूल और स्टाइल के अकॉर्डिंग हो। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद विनी हॉथोंग को एक तरफ ले जाती है और कुछ बहुत जरूरी दिखाती है और वो उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें सैली सेथ नाम के एक ओगर से लड़ रही होती है। और हॉथोंग ये देखकर पूरी तरह चौंक जाता है और उस लड़ाई में साली बहुत ताकतवर और स्किल नजर आती है जो उसकी हाल फिलहाल के ट्रेनिंग से बिल्कुल उल्टा है। और हॉथोंग के लिए एक आई ओपनर साबित होता है कि शैली की शक्ति और क्षमता असल में कितनी ज्यादा है। और अब सूरज डूबने लगता है और विनी सैली और उसके दोस्तों को रात गुजारने के लिए जगह ऑफर करती है, लेकिन एक शर्त रखती है, उन्हें कमरे साफ करने होंगे। और कमरे साफ करते समय फ्रा विनी से मिलने आती है और ये पता चलता है कि वो दोनों पुराने दोस्त हैं और फ्रा के बारे में जितना दिखता है वो उससे कई ज्यादा है। और फ्रा विनी से रिक्वेस्ट करती है कि वो सैली को मैजिक सिखाए और थोड़ी सोच विचार के बाद विनी मान जाती है, लेकिन एक ही शर्त पे सैली को किसी न किसी तरह से उसका कर्ज चुकाना होगा। और अगली सुबह विनी सैली को एक खुशखबरी देती है और सैली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और सैली ने अभी अभी अपना ट्रेनिंग शुरू ही किया था कि और तभी वहाँ पर एक लिजर्ड मैन और एक एल्फ वहाँ पर आते हैं और विनी से एक बैरियर हटाने की रिक्वेस्ट करते हैं जो एक खतरनाक ओगर की रक्षा कर रहा है और वो उसे खत्म करना चाहते हैं क्योंकि उस ओगर ने पास के एक शहर को नुकसान पहुंचाया है। और विनी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर कि सैली और उसके दोस्त भी इस मिशन में उसके साथ जाएंगे। और जब सब लोग ओगर की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक और ओगर मिलती है, मिलिया, और वो कैरेट का मजाक उड़ाती है कि उसने इंसानों का साथ दिया और अपनी ताकत खो दी। और तभी मिलिया कैरेट पर हमला करती है, लेकिन सैली बीच में आ जाती है और कैरेट बताती है कि मिलिया के पास अपने बाल को कंट्रोल करने की शक्ति है। और अचानक वो ट्री ओगर जाग जाता है और उसका मकसद सिर्फ एक है, सैली को मारना। लेकिन सैली सबको बताती है कि इस बार वो सब मिलकर लड़ेंगे। और दूसरी तरफ सनकी सुमोरागी से नाराज है कि उसने सबको मारने के लिए ट्री ओगर का इस्तेमाल किया जो वो खुद भी कर सकता था। और तभी उन्हें एक अकेला ट्रेवलर दिखता है और सनकी उस पर हमला करने जाता है, लेकिन सुमोरागी हैरान हो जाता है जब देखता है कि वो शख्स मकोटो है। और मकोटो सनकी का सिर इतनी सफाई से काट देता है जैसे कोई केक काट रहा हो। और शुरुआत में लिजर्ड मैन और एल्फ साथ काम करने को लेकर असहज में थे, लेकिन कुछ समय के बाद तो साथ आ जाते हैं और ट्री ओगर को हराने के लिए मिलकर प्लानिंग करते हैं। और ये देखकर मिलिया हैरान रह जाती है कि डेमी ह्यूमंस एक इंसानी लीडर को फॉलो करने के लिए भी तैयार हैं। और थोड़ी अनईजी के साथ सैली सामने आती है और एक उम्मीद भरा सुझाव देती है और वो कहती है कि हमें अब लड़ाई नहीं करनी चाहिए बल्कि शांति की ओर बढ़ना चाहिए। और उसका यह प्रस्ताव बस इंसान और डेमी ह्यूमंस तक सीमित नहीं है, बल्कि वो चाहती है कि ओगर्स भी इस हार्मनी का हिस्सा बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्री ओगर को यह शांति का विचार बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो तुरंत सैली को अपनी जड़ों से पकड़ लेता है और धमकी देता है कि वो उसे कुचल देगा। और तभी कुछ चौंकाने वाला होता है और सैली की छुपी हुई शक्ति जाग उठती है और वो आसानी से खुद को ओगर की पकड़ से आजाद कर लेती है। और जैसे ही वो सुरक्षित होती है ट्री ओगर उससे बात करने लगता है और वो बताता है कि ओगर्स इंसानों की नफरत से पैदा होते हैं और उनकी किस्मत हमेशा इंसानों से लड़ना ही होता है। और ओगर ये भी कहता है कि सैली इस एंडलेस वॉर का दूसरा पहलू है और शायद वही इस फेटेड कॉन्फ्लिक्ट को बदलने की की हो सकती है। और इसके बाद ट्री ओगर मिलिया की तरफ मुड़ता है और वो कहता है कि वो इस कठोर दुनिया में जीने लायक नहीं है। और मिलिया हैरान हो जाती है जब सैली उसके सामने खड़ी हो जाती है उसकी रक्षा के लिए। और इसी पल सैली को एहसास होता है कि हालांकि यही मिलिया से कम्युनिकेशन हो सकता है पर ट्री ओगर से बात करना नामुमकिन है। और सैली
समझ जाती है कि अब बस एक रास्ता है ट्रियोगोर से लड़ना। दूसरी तरफ मकोटो और सुमोरागी के बीच बातचीत चल रही होती है और हैरानी की बात यह है कि सुमोरागी भी पीस की बात करता है और वो मकोटो के इंसानों वाली सोफिस्टिकेशन की कमी पर बात करता है जो कि काफी रफ होता है, पर मकोटो उसे नुकसान नहीं पहुंचाता और वो कहता है कि वो सैली के फैसले पर भरोसा करता है और ना कि किसी अजीब ओगर पर। और ये दिखाता है मकोटो सैली के प्रति वफादार है और उसे भरोसा है कि वो खुद सिचुएशन को संभाल सकती है और चाहे वो ओगर के इंटेंशन पर शक करता हो। और एक जबरदस्त पंच के साथ सैली ट्रियो को हरा देती है जिससे लिजर्डमैन और एल्फ दोनों बहुत इंप्रेस होते हैं और विनी सैली के पास आती है और उसे कांग्रेचुलेट करती है। लेकिन सैली इतनी थकी हुई होती है कि वो सब आराम करना चाहती है और इन सभी हलचल के बीच मिलिया चुपचाप वहां से निकल जाती है और शायद वो डर गई थी क्योंकि उसने सैली की जबरदस्त ताकत को अपनी आंखों से देखा था। और अगली सुबह जब सैली उठती है तो देखती है कि हॉथोंग बार में बैठा हुआ है और एल्स और लिजर्डमैन के लीडर्स के साथ गहरी बातचीत में लगा हुआ है और सभी को शांति से एक साथ बातें करते देखकर सैली हैरान रह जाती है लेकिन खुश भी होती है और उसे महसूस होता है कि जो यूनिटी का सपना उसने देखा था वो धीरे धीरे सच हो रहा है और ये एक बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। और सैली को खुशी होती है कि उसकी कोशिशें वाकई डिफरेंट स्पीसीज को एक साथ लाने में काम आ रही है। और उसी रात जब चांद अपने पूरे रोशनी में होता है और एक लड़की सुनसान सड़क पर चल रही होती है और तभी कोई रहस्यमय पर्सन उसके ऊपर हमला करता है और उसे वहीं पर मार देता है। और इसी बीच सैली और उसकी टीम अपना सफर पैदल जारी रखती है और हॉथोंग उन्हें चेतावनी देता है कि पिछले शहर में उसने एक गार्ड को वैम्पायर अटैक्स के बारे में बात करते सुना था और ये वही शहर है जहाँ पर वो लोग जा रहे हैं। और गार्ड ने बताया था कि वहाँ पर कुछ ऐसी लाशें मिली थी जिनमें से खून पूरा गायब था। और फ्रा बताती है कि अब वो लोग उस शहर के काफी पास आ चुके हैं। लेकिन ये सुनकर सैली घबरा जाती है और सुझाव देती है कि उन्हें शहर के बाहर कैंप लगाना चाहिए। लेकिन हॉथोंग इसे मजाक में लेता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है और वो ये तक कह देता है कि वैम्पायर अटैक बस खूबसूरत लड़कियों को निशाना बनाता है, मतलब सैली को तो कोई खतरा ही नहीं है। और ये सुनकर सैली को गुस्सा आ जाता है और वो सीधे हॉथोंग को एक मुक्का मार देती है। और जब सैली और उसकी टीम शहर में एंटर करती है तो उन्हें जल्दी ही पता चल जाता है कि वहाँ के लोग डेमी ह्यूमंस को पसंद नहीं करते और जाते समय वो महसूस करते हैं कि लोग उनके बारे में फुसफुसा रहे हैं जिससे माहौल बहुत ही अजीब लग रहा है। और कैरेट परेशान होकर कहती है कि सैली को अपनी स्पेशल स्पीच पावर का इस्तेमाल करके इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन सैली समझाती है कि उसकी ताकत बस ओगर्स पर काम करती है, इंसानों पर नहीं। और ये सुनकर कैरेट और ज्यादा निराश हो जाती है और उसे लगता है कि ये कितना अनफेयर है, दूसरों पर ताकत का इस्तेमाल करना ठीक है लेकिन अपने लोगों पर नहीं। और जब वो शहर के इनमें पहुंचते हैं तो हॉथोंग नोटिस करता है कि वहाँ के लोग काफी अनफ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं और वो सलाह देता है कि डेमी ह्यूमंस को अंदर ले जाना ठीक नहीं रहेगा। और सैली सोचती है कि क्या हॉथोंग अपने टाइटल का यूज कर सकता है, लेकिन वो बताता है कि उसका टाइटल यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता क्योंकि अब वो लोग रिंडार की टेरिटरी में है। हालांकि माहौल काफी अनफ्रेंडली है और फ्रा सभी को चेयरफुल बनाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि वो कुछ सामान लेने मार्केट जा रही है और कैरेट उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो फ्रा के साथ चल पड़ती है और दोनों मिलकर मार्केट जाते हैं। और जब वो स्टॉल पर पहुंचते हैं जहां पर गाजर बिक रही होती है और तभी दुकानदार फ्रा को देखकर, जो कि एक डेमी ह्यूमन है, ना चाहते हुए भी उसे गाजर बेचता है लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि ज्यादा देर वहाँ ना रुके। और फ्रा गाजर खरीदती है और पैसे देती है और दुकानदार बहुत बदतमीजी से उसके छुट्टे पैसे जमीन पर फेंक देता है जैसे कि वो कहना चाहता हो कि खुद उठाओ। और दूसरी ओर सैली और हॉथोंग इनके कमरे में आराम कर रहे होते हैं और हॉथोंग बताता है कि उसे चिंता है कि फ्रा के साथ जो अन्याय हो रहा है वो कहीं कैरेट को कुछ गलत कदम उठाने पर मजबूर न कर दे। और सैली को भी चिंता होती है और उसे लगता है कि उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और वो तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है ताकि फ्रा और कैरेट को ढूंढ सके और देख सके कि वो ठीक है या फिर नहीं। और उसी शाम को फ्रा और कैरेट जमीन पर बैठकर गहरी बातें कर रहे होते हैं और कैरेट, जो कभी एक बड़ी और ताकतवर क्रिएचर थी, फ्रा से पूछती है लोग तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हैं और तुम जवाब क्यों नहीं देती हो। और फ्रा जवाब देती है अब उसे इसकी आदत हो गई है और सिर्फ सैली जैसे कुछ लोग हैं जो उसकी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाते हैं। लेकिन कैरेट को ये जवाब पसंद नहीं आता और वो कहती है सैली दूसरों पर तो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है लेकिन अपने ही लोगों के लिए कुछ नहीं करती, जो कि उसके हिसाब से बिल्कुल अनफेयर है। और कैरेट गुस्से में अपनी आवाज ऊंची कर देती है और वो कहती है कि हॉथोंग और वो खुद दोनों ही सैली की पावर पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं। और थोड़ा शांति पाने के लिए कैरेट वहाँ से उठती है और अकेले टहलने निकल जाती है। और टहलते हुए कैरेट दो लड़कियों को बातचीत करते सुनती है और वो शहर में एक वैम्पायर के हमले की बात कर रहे होते हैं। और क्यूरियोसिटी में कैरेट उस वैम्पायर को ढूंढने निकल पड़ती है और चलते चलते हुए एक जानी पहचानी सी पावर को महसूस करती है और सोचती है कि अगर वो वही है तो वो पूरे शहर के इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। और उधर सैली भी एक सड़क पर चल रही होती है और एक सी फूड स्टॉल पर रुकती है और सी फूड देखकर उसे अपनी पास्ट की एक डरावनी घटना याद आ जाती है जो एक ऑक्टोपस से जुड़ी थी जब वो प्रिंसेस थी। और अचानक उसकी खास ताकत पीच आइज बिना चेतावनी के एक्टिव हो जाती है और जैसे ही रात होती है कैरेट आखिरकार उस वैम्पायर को ढूंढ लेती है और वो कोई और नहीं बल्कि एक ताकतवर ओगर है जिसका नाम है ककत्सुकी। और ककत्सुकी को देखकर हैरानी होती है कि सामने एक और ओगर खड़ा है और वो कहता है कि उसे बहुत समय हो गया है किसी और ओगर को देखे हुए। और कैरेट क्यूरियस होकर पूछती है कि क्या ककत्सुकी उसकी मदद करेगा शहर के सभी इंसानों को खत्म करने में। लेकिन ककत्सुकी पूछता है कि कैरेट खुद ऐसा क्यों नहीं कर सकती और हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो अब ओगर नहीं रही
और जब ककोसुगी को सैली के बारे में पता चलता है, खासकर ये कि उसने सेट को मार दिया था, तो वो कैरेट की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि उसे लड़ाई पसंद है और वो सैली को खत्म करना चाहता है क्योंकि वो बहुत खतरनाक बन चुकी है। और उसी समय फ्रा वहाँ पर पहुंचती है और ककोसुगी उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रा डटी रहती है और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन जल्दी ही साफ हो जाता है कि ककोसुगी ज्यादा ताकतवर है और वो अपनी खास टेक्निक की से फ्रा के ऊपर एक खतरनाक हमला करता है और कैरेट और सैली ये देखकर सदमे में आ जाते हैं। और जैसे ही सैली अपनी दोस्त को इस हालत में देखती है, उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है और वो ककोसुगी पर हमला कर देती है। और शुरुआत में ककोसुगी सैली को हल्के में लेता है और वो सोचता है कि वो भी एक धीमी हेयरफॉक जैसी है, लेकिन सैली का एक जोरदार पंच उसे हैरान कर देता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और ककोसुगी पलटवार करता है और अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से हमला करता है। लेकिन हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि सैली के ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा और सैली बताती है कि उसके ऊपर ओगर्स पावर का कोई असर नहीं होता। लेकिन ककोसुगी चालाकी से उसके कपड़ों को जमीन से बांध देता है और जैसे ही वो उसे काटने की कोशिश करता है, तभी कैरेट उसके ऊपर हमला कर देती है और ककोसुगी हैरान होकर पूछता है कि कैरेट आखिर एक इंसान को क्यों बचा रही है। और कैरेट जवाब देती है कि वो सैली को अपनी दोस्त मानती है और वो बाकी इंसानों से अलग है। और ये सुनकर ककोसुगी तय करता है कि अब वो दोनों को खत्म करेगा। दूसरी ओर फ्रा एक अजीब सी जगह पर आंखें खोलती है, जो बाद में पता चलता है कि यह तो हेवन है और वो कंफ्यूज होती है और वहाँ पर एट्रा नाम की एक एंजल को देखती है और फ्रा उसे पहचान लेती है और एट्रा भी चौंक जाती है कि इस साल दूसरी बार है जब फ्रा फिर से मर चुकी है। और फ्रा एट्रा से रिक्वेस्ट करती है कि उसे फिर से जिंदा कर दिया जाए और उसके कुछ पुराने पावर्स वापस दे दिए जाएं। और ये सुनकर एट्रा थोड़ी झिझकती है और कहती है कि फ्रा का करंट बॉडी इतनी पावर्स को सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन फ्रा के बार बार कहने पर एट्रा आखिरकार मान जाती है और अब फ्रा का ऊपर का शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगता है और वो एक रहस्यमय ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है। और उसी समय ककोसुगी को उसके ब्लड में कुछ अजीब महसूस होता है और वो सोचता है कि शायद फ्रा एक डीमन बन चुकी है और वो उस पर हमला करता है, लेकिन फ्रा उसका हमला रोक देती है और उस पर काउंटर अटैक करती है और उसके हार्ट ब्लड को उड़ा देती है। और इसके बाद वो अचानक डिसअपीयर हो जाती है और अगले ही पल उसे एक फेटल ब्लो देकर खत्म कर देती है। लेकिन ये करने के बाद फ्रा खुद भी गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और मरने से पहले ककोसुगी एक चौंकाने वाला सच बताता है। उसने अपनी असली ताकत अपने फैंक्स में छुपा रखी थी और कभी अपनी फियांसों को भी मार डाला था। और वो चेतावनी देता है कि सनराइज होने से पहले फ्रा को जल्दी से लोगों से दूर ले जाया जाए। और कुछ समय बाद फ्रा फिर से होश में आती है और खुद को एक बिस्तर पर लेटा पाती है और वो बगल में बैठी एट्रा को देखती है और घबराकर पूछती है क्या मैं फिर मर गई। और एट्रा उसे शांत करती है और कहती है कि वो अभी भी जिंदा है, मॉर्टल वर्ल्ड में ही। और फिर एट्रा बताती है कि ककोसुगी के साथ भारी लड़ाई के बाद फ्रा बेहोश हो गई थी और उसके दोस्तों ने उसे इनके कमरे में लाकर सुला दिया। और वो कहती है कि शैली और कैरेट शहर में गाजर खरीदने गए हैं, जबकि हॉथोंग कमरे के बाहर पहरा दे रहा है। और एट्रा बताती है कि वो विंडो के जरिए कमरे में आई है और बाकी सभी लोग फ्रा को उसके एंजेलिक रूप में देखकर चौंक गए थे, लेकिन कोई उससे कुछ नहीं कहता। और फ्रा को ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन एट्रा सुझाव देती है कि शायद फ्रा को अपनी ताकत छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इस रूप में बार बार आना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। और फ्रा उसे थैंक यू करती है, लेकिन एट्रा कहती है कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोस्त हैं। और अचानक हॉथोंग कमरे में घुस आता है क्योंकि उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो फ्रा को उसके ओरिजिनल फॉर्म में देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन ये हैरानी जल्दी ही राहत में बदल जाती है, ये देखकर कि फ्रा सचमुच वापस आ चुकी है। और उधर कैरेट और सैली साथ में सड़क पर चल रहे होते हैं और कैरेट हैरानी से पूछती है कि वो गाजर क्यों खरीद रहे हैं जबकि उन्हें मेडिसिन लेनी चाहिए थी। और सैली बताती है कि जब वो वार्डलेस ओगर से लड़ रही थी तब गाजर ने ही फ्रा को ठीक करने में मदद की थी, जो नॉर्मल मेडिसिन से बेहतर साबित हुई। और चलते चलते कैरेट अचानक सवाल करती है कि क्या सेट को मारने की जिम्मेदारी सैली की थी। और सैली एक्सेप्ट करती है कि हाँ उसने ऐसा किया था, पर वो केवल जरूरत पड़ने पर ही अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। और इसी दौरान जब वो गहराई से बातचीत कर रहे होते हैं, एक बाजार के दुकानदार का ध्यान उन पर जाता है और वो गुस्से में आकर उनको टोक देता है और कहता है कि उनकी गहरी बातों से उसके कस्टमर भाग रहे हैं। और फिर वो बहुत रूडली कैरेट से कहता है कि डेमी ह्यूमंस को दूर रहना चाहिए क्योंकि भले ही वो दिखने में इंसानों जैसे हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ वो एक जानवर है। और ये सुनकर सैली का गुस्सा फूट पड़ता है और वो एक झटके में उस आदमी को मुक्का मार देती है, जिससे वो जमीन पर जाकर गिरता है। और इसी बीच गाँव के ऊपर हवा में एट्रा उड़ रही होती है और जब उसकी नजर ककोसुगी के आत्मा पर पड़ती है और क्यूरियस होकर वो पास जाती है और पूछती है क्या वो सच में मर चुका है और अब भी क्यों भटक रहा है। और ककोसुगी बताता है कि गांव वाले उसके शरीर को जला रहे हैं और ये आखिरी पल वो खुद देखना चाहता था। और वो आगे बताता है कि उसका अपने फिजिकल फॉर्म के साथ 300 साल पहले का संबंध था और अब जब उसकी राख उड़ने लगी। और उसी समय सभी लोग इनमें चर्चा कर रहे थे और कैरेट सुझाव देती है कि उन्हें ये शहर छोड़ देना चाहिए क्योंकि सैली ने एक लोकल दुकानदार को मुक्का मारा था और अब शायद सोल्जर उनकी तलाश कर रहे होंगे। और हॉथोंग ये सुनकर चौंक जाता है। और उसी रात मकोटो और डॉग एक जंगल से गुजर रहे होते हैं और तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। और मकोटो पैरों की आवाज से समझ जाता है कि केवल एक ही पर्सन पीछे है और वो लड़ाई के लिए तैयार होता है और हमला करता है, मगर हैरान रह जाता है जब सामने एक छोटी लड़की नन के कपड़ों में रोती हुई मिलती है। और वो थोड़ा आराम करने का फैसला करते हैं और मकोटो खाना बनाता है और लड़की को भरोसा दिलाता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और वो उसे खाने के लिए इन्वाइट करते हैं और वो पूछती है कि क्या वो सच में सिस्टर जैसी लगती है और वो बताती है कि वो अपनी यादें खो चुकी है। और फिर वो खुद को मिलिया के नाम से इंट्रोड्यूस करती है और
रात के खाने के बाद मकोटो सोती हुई लड़की के पास जाता है और कंफर्मेशन करता है कि वो भी एक ओगर है और वो अपनी तलवार निकालने ही वाला होता है, पर तभी डॉग उसे रोक लेता है और अगले दिन मकोटो और उसके साथी शहर की ओर जा रहे होते हैं और तभी एक ओगर से उनकी मुलाकात होती है और ये ओगर बताता है कि उसे किसी हत्सुके नाम की लड़की को पकड़ने का ऑर्डर मिला हुआ था, लेकिन अब वो उसे मारना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो जीने के लायक नहीं है। और ये सुनकर हत्सुके को झटका लगता है और अचानक उसे अपनी असली पहचान याद आ जाती है और वो उस ओगर को चुनौती देती है और पूछती है कि और वो जिसकी खुद की कोई पहचान नहीं, वो कैसे एक हाई लेवल के ऊपर हमला कर सकता है। और उसकी बातों में हिम्मत होती है मगर फिर भी वो ओगर उसे घायल कर देता है। और ये सब देखकर मकोटो बेमन से कहता है कि वो इन दोनों की लड़ाई खत्म होने का इंतजार करेगा और फिर जो भी बचेगा उसे खत्म कर देगा। और हत्सुकी मरने के डर से एक बड़ा फैसला लेती है और वो अपनी सिंग खुद ही काट लेती है ताकि वो इंसानों जैसे दिखे और शायद मकोटो से बचा ले, मगर इस प्रक्रिया में उसका बहुत ब्लड लॉस हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब हत्सुकी को होश आता है तो खुद को एक इन में पाती है और तब उसे एहसास होता है कि मकोटो ने वाकई उसे बचा लिया था, ठीक वैसे ही जैसे उसने उम्मीद की थी। और क्यूरियस होकर उसने मकोटो से पूछा, क्या तुमने उस ओगर को मार डाला? और मकोटो ने समझाया कि उसका शुरुआती इरादा यही था, लेकिन हालात के चलते उसे सबसे पहले हत्सुकी के ब्लड को रोकना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा और इसीलिए उस ओगर को जाने देना पड़ा। और हत्सुकी ने मकोटो को अपना ग्रेटिट्यूड जताया और खुद को फिर से इंट्रोड्यूस कराया और उसने खुशी जताया कि अब उसके साथ ट्रेवल कर रही है और मजाक में कहा कि अब उनको खुद को पार्टनर मान लेना चाहिए। हालांकि मकोटो थोड़ा झिझकता है, लेकिन हत्सुकी ने प्लेफुल अंदाज में कहा कि वो शर्मा रहा है और वादा किया कि उनकी ट्रेवल 2 लड़कियों की छुट्टियों जैसी मस्त और बिंदास होगी। और कुछ दिन बाद हॉथोंग एक टूर्नामेंट की लड़ाई जीत जाता है, मगर सैली, फ्रा और कैरेट ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिखते और वो सिर्फ फॉर्मल रूप से ताली बजाते हैं। और हॉथोंग खुश होकर उनके पास आता है और पूछता है, तुम लोगों ने मेरा मूव देखा ना? मगर सैली अपने सड़े हुए अंदाज में जवाब देती है कि वो बस किस्मत से जीता है क्योंकि उसका ओपोनेंट बहुत ज्यादा ही कमजोर था। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और बाद में सब जब एक अंधेरे कॉरिडोर में चल रहे होते हैं, कैरेट पूछती है कि हमें हॉथोंग को पीछे छोड़ देना चाहिए, तो सैली एक्सेप्ट करती है कि वो खुद हॉथोंग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती। और फिर कैरेट पूछती है कि हॉथोंग टूर्नामेंट में हिस्सा क्यों ले रहा है और सैली बताती है कि शायद 300 गोल्ड कॉइन इनाम की वजह से। लेकिन फ्रा सबको चौंकाते हुए कहती है कि उसे लगता है कि हॉथोंग बस जुनून के लिए लड़ रहा है। और ये सुनकर पूरा ग्रुप हैरान रह जाता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, सैली को अचानक भीड़ में मकोटो दिखाई देता है और वो तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर। और वो उसे सड़क पर पकड़ लेती है और उसका नाम पुकारती है और मकोटो पलटता है और कहता है काफी समय हो गया है। और फिर वो और सैली एक बेंच पर बैठकर बात करने लगते हैं और मकोटो से माफी मांगता है क्योंकि वो केवल उसे फ्री पानी ही ऑफर कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। और एक फ्लैशबैक के जरिए हमें पता चलता है कि मकोटो बिल्कुल कंगाल हो चुका है क्योंकि मिलिया ने मकोटो के सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। लेकिन मकोटो अभी भी आशावादी है और कहता है कि शायद वो ज्यादा दिनों तक कंगाल नहीं रहेगा। और सैली सोचती है कि शायद मकोटो टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की सोच रहा है, मगर मकोटो कहता है कि असल में मिलिया टूर्नामेंट में लड़ेगी, वो नहीं। और अब सीन चेंज होता है एरेना की तरफ, जहाँ मिलिया अपना मुकाबला लड़ रही है और वो अपने ओपोनेंट को हरा देती है, मगर साफ दिखता है कि वो अपने पुराने ओगर रूप जितनी ताकतवर अब नहीं रही और अपनी शक्तियाँ खोने के बाद वो अंदर से थोड़ी टूटी हुई लगती है। लेकिन फिर भी उसकी फाइटिंग स्किल काफी मजबूत है और वो अभी भी एक जबरदस्त कंपटीटर है। और दूसरी तरफ सुमोडागी और एक और ओगर एक पुराने चर्च के पास बात कर रहे होते हैं और वो ओगर खुद को कोस रहा होता है कि वो अपने मिशन में फेल हो गया। और सुमोडागी उसे दिलासा देता है कि ये उसकी गलती नहीं है, बल्कि उनका ओपोनेंट ही बहुत ज्यादा ताकतवर था। और इसी दौरान एक छोटी लड़की वहाँ आ जाती है और जिद करती है कि कोई उसे अपनी गोदी में ले ले। और ओगर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन तभी उसे सन की डांट देता है और कहता है कि अपनी मास्टर का बेइज्जती मत कर। और ये पता चलता है कि उस छोटी लड़की का नाम जुसेलिनो है और वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक ओगर गॉड है। और ओगर्स गॉड ओगर्स की दुनिया में बहुत शक्तिशाली और बहुत वेनरेबल माने जाते हैं। और सुमोडागी को समझ आता है कि उसे सही तरीके से सबको इंट्रोड्यूस करना चाहिए और वो सबको बताता है कि ये जुसेलिनो है और उससे माफी भी मांगता है। और इसके बाद वो जुसेलिनो को अपने कंधे पर बिठा लेता है और वो सभी लोग मिलकर एक समनिंग सर्कल की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचते हैं, समनिंग सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और अचानक कई सारे ओगर्स वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। और सुमोडागी इस मौके का फायदा उठाते हुए घोषणा करता है कि अब 672 ओगर असेंबली शुरू हो रही है। और वो सबसे पहले एक पुराना नक्शा दिखाता है जिसमें बताया जाता है कि ओगर्स पहले कितनी बड़ी जमीन पर राज करते थे। और फिर वो दूसरा नक्शा दिखाता है जिसमें साफ दिखता है कि अब ओगर्स का इलाका कितना छोटा रह गया है। और सुमोडागी ने सभी को एक चौंकाने वाला सच बताया कि ओगर्स की ताकत और इफेक्ट घटने का कारण कोई और नहीं बल्कि पीच बॉय मकोटो है। और उसने सभी को दिखाया सनकी का कटा हुआ सिर मकोटो की ताकत और खतरे का सबूत बताकर। और इसके बाद उसने झूठ फैलाया कि उसने मकी को भी मकोटो ने टॉर्चर करके मार दिया। और इससे एक ओगर टोडोरोकी का दिल टूट गया क्योंकि वो मकी से प्यार करता था और अब गुस्से और बदले की भावनाओं से भरे टोडोरोकी ने कसम खा ली अब वो पीच बॉय को खुद खत्म करेगा। और द शहर में अचानक जुसेलिनो हॉथोंग के पास आती है और कहती है कि क्या वो उसे दोबारा गोद में उठाएगा। और हॉथोंग पहले सोचता है कि शायद वो खो गई है, मगर वो बताती है कि वो बस किसी का इंतजार कर रही है। और हॉथोंग उसके साथ चलने लगता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। और कुछ देर बाद उनकी मुलाकात होती है सुमोडागी से, जो खुद को जुसेलिनो का संरक्षक और खुद को एक ओगर पीच बताता है। और वो हॉथोंग से पूछता है कि क्या वो आज के टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है। और फिर वो जुसेलिनो से कहती है कि वो हॉथोंग को सपोर्ट कर सकती है। दूसरी तरफ मिलिया भी टूर्नामेंट के लिए तैयार हो रही है और मकोटो से कहता है कि वो भले ही वहाँ नहीं रहेगा, मगर वो
उसके लिए प्रे करेगा। और मिलिया ये सुनकर थोड़ा शर्मा जाती है। और अब टूर्नामेंट का माहौल है और होथोंग अपनी फाइट की तैयारी कर रहा है और जुसिलिनो की आवाज भीड़ में गूंज रही है और सैली भी वहाँ पर मौजूद है, मगर वो शोर से परेशान होकर शिकायत करती है। और इसी बीच सुमोरागी सैली के पास आता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो उससे कहता है कि उसका गोल भी वही है जो उसका है, ओगस और इंसानों को एक साथ शांति से जीते हुए देखना। और अचानक मकोटो वहाँ पर आता है और सैली को चेतावनी देता है कि वो सुमोरागी से दूर रहे क्योंकि वो दुश्मन है। और मकोटो का मानना है कि सुमोरागी एक शक्तिशाली हाई लेवल ओगर है और सुमोरागी इस बात की कंफर्मेशन करता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर सैली उसके साथ कोलैबोरेट करे तो ओगर्स और इंसानों के साथ रहने का सपना सच हो सकता है। हालांकि मकोटो सैली से कहता है कि वो सुमोरागी के ऊपर भरोसा न करे और अपने दोस्तों का साथ चुने। और मकोटो और सुमोरागी दोनों अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं सैली को किसी एक को चुनने का इंतजार करते हुए। और थोड़ी देर सोचने के बाद सैली आगे बढ़ती है और चौंकाने वाले तरीके से मकोटो को चुनती है, जबकि वो उसके सोच से सहमत नहीं होती, फिर भी वो उसे ही चुनती है। और जब मकोटो ये देखता है तो एक अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन देता है और वो वहाँ से भाग जाता है और सैली उसके पीछे भागती है जब तक कि वो रुकता नहीं। और अब मकोटो उससे कहता है कि असल में उसे सुमोरागी का साथ देना चाहिए था, क्योंकि चाहे वो कितने भी मॉन्स्टर को क्यों ना मार ले उसे शांति नहीं मिल रही। लेकिन उसी समय शहर की दीवारें टूट जाती है और 3 खतरनाक मॉन्स्टर जिसमें से एक तोडोरोकी है अचानक शहर में घुस आते हैं और तभी तुरंत टूर्नामेंट को बंद कर दिया जाता है। और तभी अनाउंस होता है कोई भी एडवेंचरर किसी भी मॉन्स्टर का सिर लाएगा तो उसे 500 गोल्ड कॉइन का इनाम मिलेगा। और इसी बीच होथोंग, जो इनाम और लड़ाई को लेकर ज्यादा परवाह नहीं करता, वो बिल्डिंग से चुपचाप बाहर निकल जाता है और रास्ते में उसकी मुलाकात उसी ओपोनेंट से होती है जो पहले उसका टूर्नामेंट में ओपोनेंट था। और वो थोड़ी देर साथ चलते हैं, मगर तभी अचानक आसमान में काले बादलों की एक डरावनी परछाई छा जाती है और होथोंग का वो पुराना ओपोनेंट जलकर राख हो जाता है। और तभी वहाँ पर टोडोरोकी आता है जो गलती से होथोंग को ही पीच बॉय समझ लेता है। और इधर फ्रा और कैरेट इन सबसे अनजान इनमें आराम कर रहे होते हैं और तभी बाहर एक तेज बिजली जैसी आवाज गूंजती है और तभी कैरेट अपनी स्पेशल आई का इस्तेमाल करती है और देख लेती है कि उनके दोस्त खतरे में हैं। और इसी समय सैली दौड़ते हुए सुमोरागी के पास पहुंचती है और उससे मदद मांगती है और कहती है कि दूसरे मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए उसे कुछ करना होगा, मगर सुमोरागी शांति से मना कर देता है। और शहर के बाहर मकोटो एक स्लीपिंग बॉय को देखते ही उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन अचानक वो बेहोश हो जाता है। और इस बीच फ्रा और कैरेट उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक फ्रा के ऊपर एक बर्ड मॉन्स्टर हमला कर देता है और दूसरी तरफ कैरेट अपने पुराने साथी सीकी से मिल जाती है जो अब उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। और वही दूसरी तरफ सैली सुमोरागी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये कोशिश एक पंच से शुरू होती है। हालांकि उसकी शक्तियां काम नहीं करती, जिससे ये साबित हो जाता है कि सुमोरागी बस एक आम इंसान है। और जवाबी हमले के तौर पर सुमोरागी उसे एक पंच मारता है ताकि लड़ाई बराबरी की हो सके। और अब वापस चलते हैं होथोंग की तरफ और वो टोडोरोकी के हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार हवा में फेंकता है, लेकिन किसी तरह उसके हाथ में एक वुडन स्वॉर्ड आ जाती है। लेकिन टोडोरोकी हार नहीं मानता और फिर से हमला करता है और लकीली होथोंग उन हमले से आसानी से बच निकलता है और एक गली में भाग जाता है। और टोडोरोकी उसका पीछा करता है, लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि ये सब होथोंग के द्वारा रचा गया एक जाल है। और होथोंग अपने तलवार से टोडोरोकी के ऊपर हमला करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जल्दी ही टोडोरोकी उठ खड़ा होता है और इस सस्ते टैक्टिक से नाराज होकर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। लेकिन जैसे ही होथोंग अपनी आंखें खोलता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि विनी उसे बचाने के लिए वहाँ पहुंच चुकी होती है। और बहुत समय पहले एक दूर देश में एक बुजुर्ग कपल साथ रहते थे और एक सुनहरी सुबह आदमी पहाड़ पर लकड़ियां इकट्ठा करने जाता है, जबकि औरत कपड़े धोने के लिए नदी के किनारे जाती है। और अब कई साल बीत जाते हैं और वही कपल्स अपने प्यारे बेटे को विदा करते हैं। और विदाई के समय वो उसे एक एंशिएंट कटाना, एक ट्रेडिशनल जापानीज स्वॉर्ड और उसके पसंदीदा डम्पलिंग्स की भरपूर मात्रा गिफ्ट में देते हैं ताकि वो अपने ट्रेवल के दौरान उसे खा सके। और वो यंग लड़का जिसका नाम हिको है थोड़ी देर के लिए हेजिटेंट होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये तलवार बहुत कीमती होगी। लेकिन उसके फादर से रियश्योर करते हैं कि ये तलवार उसकी सुरक्षा के लिए है ताकि वो रास्ते में आने वाले खतरों से बच सके। और हिको ग्रेटफुली इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। और बाद में कहानी में हिको अपने ट्रेवल पर निकलता है और रास्ते में एक भूखे डॉगी से मिल जाता है और डम्पलिंग जो उसकी मदर ने बहुत प्यार से बनाए थे। और कंपैशन से प्रेरित होकर वो अपने डम्पलिंग में से एक डॉगी को खिला देता है और उस डॉग को बोलते हुए देखकर उसका हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। और फिर वो अपना ग्रेटिट्यूड जताता है और वो डॉग बताता है कि अपनी यूनिक पावर्स के कारण उसे उसके ही कम्युनिटी ने ठुकरा दिया है और इंसानों ने भी उस पर हमला किया और जिंदा रहने के लिए उसे मरे होने का नाटक करना पड़ता है ताकि उसे खाना मिल सके। लेकिन हिको की काइंडनेस को पहचानते हुए डॉग उससे पूछता है क्या वो उसके साथ उसके सफर पर चल सकता है। और कुछ समय बाद हिको और डॉग एक जगह पर रुकते हैं जो एक टी हाउस की तरह लग रहा होता है। और वहाँ डॉग हिको से पूछता है कि क्या वो सच में अपने असली मॉम डैड को ढूंढ रहा है। और हिको सर हिलाकर हामी भरता है और बताता है कि और वो ये जानना चाहता है कि आखिर क्यों उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया गया था। और अचानक एक विलेजर उनके पास दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है कि एक ओगर गाँव पर हमला कर रहा है
और हिको और डॉग ये सुनकर जांच करने का फैसला करते हैं। और जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि एक विशाल ओगर तबाही मचा रहा है और रास्ते में आने वाले विलेजर्स को खा रहा है। और हिको डर के मारे जम जाता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर वो चिल्लाकर ओगर को रोकने की कोशिश करता है। और ओगर हिको से पूछता है कि वो कौन है और उसे चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई। और डर के कारण हिको अपना नाम तक ठीक से नहीं कह पाता और तभी मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि हिको किसी तरह उस हमले से बच जाता है और उसी पल हिको अपनी तलवार निकालता है और एक ही हमले में ओगर को 2 टुकड़ों में काट देता है और खुद को पीच बॉय घोषित करता है। और विलेजर्स उसे घेर लेते हैं और उसकी बहादुरी के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं और वो उसे अपना हीरो मानते हैं। और धीरे धीरे हिको द्वारा ओगर को मारने की खबर पूरे इलाके में फैल जाती है और इन अफवाहों के कारण हिको अपनी बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तलाश छोड़कर ओगर्स को ढूंढ कर मारने का फैसला करता है। और अब उसका लक्ष्य है कि वो एक आइलैंड को ट्रेवल करेगा जिसे ओगर आइलैंड कहा जाता है, जहाँ ओगर्स का लीडर रहता है। और उसे विश्वास है कि उस ओगर बॉस को हराने के बाद आखिरकार ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। और आइलैंड पर पहुंचते ही हिको कई भयंकर लड़ाई में उलझता है और रास्ते में आने वाले हर ओगर को हरा देता है। लेकिन जैसे ही वो आखिरी बॉस को मारने ही वाला होता है तो ओगर चेतावनी देता है कि उसकी मौत से द किचन की शुरुआत हो जाएगी। और इस चेतावनी के बावजूद हिको जीत हासिल करता है और धरती को ओगर्स के अत्याचार से मुक्त कर देता है और लोग उसे अपना हीरो मानते हैं और उसकी बहादुरी और रेजुलेशन के कारण उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और सुकून की तलाश में हिको पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह पर अपना घर बनाता है। लेकिन उसकी शांति तब टूट जाती है जब एक ओगर जिसका नाम गाकी होता है वो उसके दरवाजे पर आ जाता है और गाकी उसे एक ट्रेजिक लव स्टोरी सुनाता है। वो एक इंसानी लड़की से प्यार कर बैठा था और उनका एक बच्चा भी हुआ, लेकिन एक रात अनजाने में उसने अपनी ही पत्नी को मार दिया। और अब गाकी उन लोगों को अपने बेटे को दे चुका होता है जिन पर उसे भरोसा है और वो हिको से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी जान ले ले। और उसी दिन हिको पास के एक गांव में जाता है जहां उसे एक यंग लड़का दिखता है, मकोटो, जो बंधा हुआ है और जिसे सबके सामने बेइज्जती करने की तैयारी चल रही होती है। और तभी हिको उसे आजाद कर देता है। लेकिन गाँव वाले अपनी पूर्वाग्रहों के कारण मकोटो को एक मॉन्स्टर कहकर मौत का हकदार मानते हैं और जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हिको मकोटो को अपने घर ले आता है। और मकोटो जो डर और निराशा से घिरा होता है हिको से कहता है कि वो उसकी जान ले ले। और इसके जवाब में हिको बताता है कि उसने पहले ही मकोटो के फादर का मौत का बदला ले लिया है। और वो मकोटो को हिम्मत देता है कि जब तक कि वो इतना मजबूत नहीं हो जाता कि अपना बदला ले सके तब तक हिको उसकी रक्षा करेगा और उसकी देखभाल करेगा। और यहीं से हिको और मकोटो की जर्नी शुरू होती है और हिको मकोटो का मेंटर बन जाता है और उसे जरूरी हुनर जैसे रीडिंग और हंटिंग सिखाता है। और एक शाम को जब वो दोनों नहा रहे होते हैं तो हिको उससे उसका नाम पूछता है और मकोटो अपने नाम को लेकर असहज महसूस करता है और सोचता है कि उसका नाम बेवकूफी भरा है। और उसके झिझक को समझते हुए हिको उसे प्यार से पेशकश करता है कि अगर वो चाहे तो उसका नाम इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि उनकी ये शांत जिंदगी ज्यादा देर नहीं चलती क्योंकि जल्दी ही एक बड़ा ओगर्स का ग्रुप उन पर हमला करने के लिए पहुंचता है। और इसी बीच पास ही में एक पर्सन प्रकट होता है और किचन की अराइवल की घोषणा करता है, जो कि असल में नाइग्रेबा नाम का एक शक्तिशाली गॉड ऑफ लॉ होता है। और खतरे को भांपते हुए हिको समझ जाता है कि अब समय आ गया है कि मकोटो अपने बचपन से बाहर निकले और सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करे। लेकिन मकोटो डर और कंफ्यूजन में डूबा हुआ हिको की बात मानने से इनकार कर देता है और रात के अंधेरे में भाग जाता है। और थोड़ी देर बाद जब मकोटो खुद को जंगल के अंदर पाता है और तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमय डॉग से होती है जो उसे आगे न बढ़ने की चेतावनी देता है। लेकिन मकोटो उस डॉग की बात ना मानकर आगे बढ़ता रहता है और कुछ दूर चलकर वो देखता है कि हिको जमीन पर बुरी तरह घायल पड़ा है और पास में नाइग्रेबा खड़ा है। और अपने आखिरी पल में हिको मकोटो को इम्पोर्टेंट सलाह देता है और खुद को और दूसरों को अपनाने की सीख देता है और अपनी कटाना उसे देता है जो अब उसकी रक्षा और गर्व का प्रतीक बनती है। और एक स्माइल के साथ हिको अपनी आखिरी सांस लेता है और उसकी सारी शक्तियां मकोटो को ट्रांसफर हो जाती है। और दुख और डिटर्मिनेशन से भरा मकोटो अपनी नई पावर्स का इस्तेमाल करते हुए नाइग्रेबा के हमले को रोक देता है और फिर वो ओगर के करीब पहुंचता है और दुख भरे चेहरे के साथ उसका हाथ काट देता है। लेकिन इसके बाद वो एक ब्रूटल अंदाज में ओगर को खत्म कर देता है और वो अपने सिर से हॉर्न खींचकर निकाल लेता है। और अब मकोटो के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान होती है और वो वादा करता है कि वो हर ओगर को मार डालेगा। और अंत में मिलिया को देखा जाता है जो बेहोश मकोटो को अपनी पीठ पर ले जा रही होती है। और इधर टोडोरोकी ये देखकर हैरान हो जाता है और विनी के बारे में पूछता है। और हैरानी की बात यह होती है कि विनी अपने आप को द विच ऑफ द वेस्टर्न फॉरेस्ट बताती है और वो हॉथोंग को डांटती है कि वो अब तक एक वुडन स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा था और उसे एक न्यू स्वॉर्ड देती है। लेकिन ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है। जब हॉथोंग इसे पकड़ता है तो उसे इस तलवार की हार्टबीट महसूस होती है और पीछे न रहने के लिए टोडोरोकी भी एक इलेक्ट्रिक शॉट बनाता है और तेजी से हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। और उधर फ्रास जमीन पर गिरा पड़ा होता है बर्ड ओगर के द्वारा बुरी तरह पिटा हुआ। लेकिन तभी वो बर्ड ओगर उड़ने का फैसला करता है और टोडोरोकी की मदद के लिए निकल पड़ता है। लेकिन फ्रा अचानक उठ जाती है और उसे एट्रा की याद आ जाती है और तभी फ्रा की आंखों में लाल चमक आ जाती है
और ऐसा लगता है कि एट्रा ने कुछ अपनी पावर उसमें छोड़ दी हो और वो तुरंत उठ खड़ी होती है और बिना वक्त गवाए उस मॉन्स्टर की एक पंख को काट देती है और फिर उसे टुकड़ों में चीर देती है। लेकिन लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होता। दूसरी ओर कैरेट शिनकी से बचकर भाग रही होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक कोने में फंस जाती है और शिनकी अपना आखिरी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरेट समय रहते उसे चकमा दे देती है, जिससे शिनकी खुद ही फंस जाता है जैसा कि उम्मीद थी। और कैरेट उसे अपने आखिरी हमले से खत्म कर देती है। और अब लड़ाई के दूसरे मोड़ पर सैली उठ खड़ी होती है और पूरी तरह से तैयार है सुमोरागी से लड़ने के लिए। लेकिन सुमोरागी से हंसता है और खुलासा करता है कि वो केवल उसका टेस्ट ले रहा था और वो बिना कोई नुकसान पहुंचाए सैली को जाने देता है। लेकिन जाने से पहले सैली रुकती है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर उसे साथ आने का इन्वाइट करती है और वो चाहती है कि सुमोरागी उसकी मदद करे ओगर्स और इंसानों को एक ही साथ रहने में। और इसी बीच लड़ाई के बीच में टोडोरोकी हथोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हमलों का कोई असर नहीं होता। और लड़ाई के दौरान टोडोरोकी अपनी टोपी की तरफ देखता है और अपने मुश्किल पास्ट को याद करता है, कैसे दूसरे ओगर उसे तंग करते थे क्योंकि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता था। लेकिन सब कुछ उस रात बदल गया जब कैरेट उसके पास आई और उसे एक स्पेशल कैप दिया और ये कैप उसकी पावर्स को कंट्रोल करने में मदद करती थी और साथ ही उसके हॉर्न को भी छुपा देती थी। और अब प्रेजेंट में टोडोरोकी पूरी ताकत से हमला करने का फैसला करता है और अपना पावरफुल एबिलिटी रेज ओगर थंडर तैयार करता है। और इस बार उसका हमला पहले से कई ज्यादा ताकतवर होता है और हॉथोंग थोड़ी देर के लिए संकोच करता है, लेकिन विच उसे खुद पर भरोसा करने के लिए मोटिवेट करती है। और जैसे ही टोडोरोकी और हॉथोंग अपना हमला एक साथ शुरू करते हैं तो हॉथोंग की न्यू तलवार खुद को बेस्ट साबित करती है और वो टोडोरोकी की तलवारों को काट देती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। और वही मीड होकर जो दूर से ये सब देख रहा होता है वो खुद पर विश्वास नहीं कर पाता कि उसने क्या देखा और वो पूरी तरह चौंक जाता है। लेकिन तभी जुसेलिनो उसे कहती है कि वो असल में दिल से हॉथोंग की जीत चाह रही थी। और बाद में अंत में टोडोरोकी हैरान करने वाली तरह से जिंदा होता है और ये देखकर चौंक जाता है कि ना केवल वो बल्कि कैरेट भी पूरी तरह सुरक्षित है। और उसी समय विनी, सैली और हॉथोंग टोडोरोकी से हुई अपनी जीत की बात कर रहे होते हैं और बातचीत के दौरान हॉथोंग ये कबूल करता है कि वो नहीं चाहता था कि टोडोरोकी जिंदा बचे क्योंकि उसने एक इनोसेंट इंसान को मारा था। और हॉथोंग ये भी मानता है कि ये लड़ाई एक शांत सोल्यूशन पर भी खत्म हो सकती थी, लेकिन टोडोरोकी की प्रति गहरी नफरत ने उसे ये करने से रोका। और कहीं और एक अलग में मकोटो अचानक जाग जाता है और फादर चिल्लाते हुए लगभग मिलिया के ऊपर हमला कर देता है और लकीली डॉग बीच में आकर सिचुएशन को संभाल लेता है और सबको शांत कर देता है। हालांकि माहौल शांत हो चुका होता है, लेकिन मिलिया अपनी नाराजगी जाहिर करती है कि टूर्नामेंट को बंद कर दिया गया। और इस बीच सैली और उसकी पूरी टीम फिर से एक साथ हो जाती है और विनी सबसे विदा लेती है और सैली से कहती है कि वो अपनी स्पेशल स्पेल के जरिए उस पर हमेशा नजर रखेगी। और तभी सैली सबको चौंका देती है और टोडोरोकी को उसके ग्रुप में शामिल होने का इन्वाइट करती है। और हॉथोंग इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं होता, लेकिन वो अपनी नाराजगी मेन कैरेक्टर से छुपा लेता है। और टोडोरोकी शुरुआत में इंसानों के साथ एक साथ रहने के विचार से सहमत नहीं होता, लेकिन तभी फ्राई एक ऐसी जबरदस्त बात कहती है जो टोडोरोकी को सोचने पर मजबूर कर देती है। और वह कैरेट की तरफ देखता है और ऐसा लगता है जैसे कैरेट की मौजूदगी उसके फैसले पर गहरा असर डालती है। और आखिरकार टोडोरोकी ये तय करता है कि वो कैरेट के लिए जिएगा और सैली का साथ देगा, लेकिन ये भी साफ करता है कि वो इंसानों के साथ एक साथ रहने का रास्ता अपने तरीके से खोजेगा। और जैसे ही टोडोरोकी शहर के गेट से बाहर निकलता है और उसे सुमोरागी सामने खड़ा मिल जाता है और गुस्से में भरा टोडोरोकी सुमोरागी पर हमला करता है और उससे पूछता है कि उसने कैरेट के जिंदा होने के बारे में झूठ क्यों बोला। और वो शिनकी और अपने बर्ड फ्रेंड मॉन्स्टर की मौत का गुस्सा भी निकालता है, लेकिन हैरान करने वाली मोड़ में सुमोरागी उसे आसानी से हरा देता है और उसे एक डोनर बना देता है। और सुमोरागी बेरहमी से कहता है कि जाकर अपने दोस्तों को स्वर्ग में सलाम कहना। और इसी के साथ ये एनीमे खत्म हो जाता है। और गाइस, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और याद से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो इसीलिए एक लाइक सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए एनीमे के साथ। तब तक के लिए सायनारा।